हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी बूढ़ी माँ की है जिसकी बेटी उसे 17 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। तो उस बेचारी बूढ़ी माँ का साथ देने के लिए कोई नहीं था और धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लग गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उनके रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की वजह से उन्हें झुककर चलना पड़ता था। जब उनकी बेटी कई सालों तक अपने गाँव वापस नहीं आई तो उन्होंने दिन के कामकाज में ही व्यस्त रहना सही समझा और इसी तरह कई साल बीत गए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी की उम्र अब 32 साल हो चुकी है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है जिसका नाम सांगहू है। सांगहू की माँ 15 सालों के बाद अपने गांव जा रही थी तो उसका बेटा उससे पूछता है कि उसकी दादी माँ कैसी है और क्या उन्हें ठीक से सुनाई और दिखाई देता है। लेकिन उसकी माँ को उसके किसी भी सवाल का पता नहीं था क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि इतने सालों में उनका क्या हाल हो चुका है। वो दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठे थे, लेकिन रास्ते में गांव के लोग एक मुर्गी के बच्चे को पिंजरे से निकाल देते हैं और वह सांगहू और उसकी माँ के ऊपर कूदकर उनके कपड़ों को गंदा कर देता है। उसके बेटे को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इस गांव में बहुत सारे कच्चे रास्ते थे जहां पर बहुत सारे मिट्टी उड़ती थी। वह अपनी माँ से घर वापस चलने की जिद करता है, लेकिन उसकी माँ उसे डांट फटकार के किसी तरह अपनी माँ के घर ले आती है। यहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। वह बोल नहीं सकती है और उनके सुनने की शक्ति भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनकी बेटी उनसे माफी मांगती है क्योंकि इतने सालों में वह कभी उनसे मिलने नहीं आई। वो उन्हें बताती है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, जिसके बाद पैसों की कमी के चलते उसे अपनी दुकान को बंद करना पड़ा और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। वो उन्हें बताती है कि शहर में नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है और अब वो इतने ज्यादा कर्ज में अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए सांगहू को उन्हीं के पास छोड़कर जाना चाहती है और जब शहर में सब कुछ ठीक हो जाएगा वह उसे वापस ले जाएगी। तो उसकी बूढ़ी माँ बस उसे सुने जा रही थी, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाहती हैं। सांगहू की माँ उन्हें कहती है कि अब उन्हें शहर जाना होगा, लेकिन बूढ़ी माँ उसे इशारे करके कहती है कि वह थोड़ी देर आराम कर ले। पर उसकी बेटी उन्हें कहती है कि वह यहाँ पर और नहीं रह सकती और शाम की बस से वह वापस शहर के लिए रवाना हो जाती है। सांगहू, जो एक शहर में रहने वाला लड़का था, उसे गांव का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो उसकी माँ उसके लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान उसके लिए छोड़कर गई थी जो सिर्फ शहर में मिलता था। सांगहू की नानी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सांगहू उनसे पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए तो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। वह अपने हाथों को फिरकर कुछ इशारा करती है पर सब उनकी बातों को समझ नहीं पाता, इसीलिए वो उनके बुढ़ापे का मजाक बनाता है और उन्हें गूंगा और बहरा भी बोलता है, जो अपने आप में काफी असम्मानीय था। ये जानकर नानी माँ को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद नानी अकेले ही आगे जाने लगती है। सांगहू उनका पीछा करता है पर वह ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वह उनका पीछा नहीं कर रहा है। रात को वह दोनों साथ में खाना खाते हैं तो उसकी नानी अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती है। वह हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता था और उसकी नानी उसे उत्सुकता से देखती रहती थी, पर कभी भी उसे कुछ कहती नहीं थी। उनके गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, इसीलिए सांगहू को एक पार्ट के अंदर टॉयलेट करना पड़ता था, जिसे उसकी नानी ही हमेशा अपने हाथों से साफ किया करती थी। सांगहू उन्हें हर सवेरे 2 बाल्टियों का भार उठाते हुए देखता था। उनके अंदर एक ठहराव था, मानो ऐसा है कि उन्होंने अपने जीवन के अच्छे और बुरे लम्हों को जी लिया है। एक दिन एक लड़का उसके घर आता है और वह सांगहू को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, पर उसे अकेले रहना ही पसंद था, इसीलिए वह से मना कर देता है। तो उसकी नानी उसे कभी कुछ नहीं कहा करती थी, बस उसे जिस चीज की जरूरत है वह उसे दे दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद सांगहू अकेले रहकर तंग आ गया था। वह एक दिन अपने घर के नीचे गांव की ओर जाता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता जो उसके साथ खेल सके। वह थक हार के वापस आ जाता है तो उसकी नानी खाली समय में सिलाई किया करती थी। वह अपने नाती को सुई में धागा डालने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनकी आंख कमजोर थी और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। सांगहू धागे को डालकर दोबारा से अपना वीडियो गेम खेलने लगता है, लेकिन जब भी धागा खत्म होता था वह सांगहू से दोबारा से सुई में धागा डालने के लिए कहती थी। सांगहू उससे बहुत इरिटेट हो गया था। वीडियो गेम खेलते खेलते उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। सांगहू अपनी नानी से कुछ पैसे मांगता है ताकि वह नई बैटरी खरीद सकें, लेकिन उसकी नानी ने गरीबी में अपना जीवन बिताया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सांगहू उन्हें कहते हैं कि वह अपनी माँ से कहकर उनके पैसे वापस कर देगा, लेकिन उसकी नानी एक बार फिर से अपने हाथों को फेर कर फिर से वही इशारा करती है। सांगहू को उनके ऊपर गुस्सा आता है और वह उन्हें कहता है कि वह किसी काम के नहीं और उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाता है। पैसे न मिलने पर मानो जैसे वह अपनी नानी को अपना दुश्मन मानने लगता है। उनकी चप्पलों को छिपा देता है, जिसकी वजह से उन्हें हर रोज नंगे पैर ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती थी। वह बहुत मेहनत से उसके टॉयलेट पोर्ट को धोकर लाती है, जिसे वह लात मारकर तोड़ देता है। सांगहू को किसी भी तरह बैटरी चाहिए थी। वह अपनी नानी के सिर में लगे हेयरपिन को निकालकर मार्केट की ओर जाता है ताकि को उसे बेचकर बैटरी खरीद सके। वह एक आदमी से बैटरीज की दुकान का रास्ता पूछता है। जब वह दुकान पहुंचता है तो दुकान वाला उसे कुछ बैट गया दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके वीडियो गेम में नहीं लग पाती क्योंकि उसमें सिर्फ मर्क्यूरी सेल्स लगते थे जो आकार में गोल होते हैं। वह दुकान वाला उसे दूसरी दुकान के बारे में बताता है, लेकिन वहां भी वह बैटरी नहीं थी। सांगहू सोचता है कि उसे बैटरी नहीं मिली तो
क्यों ना उस हेयर पिन को बेचकर बर्गर या नूडल्स खा ले, क्योंकि वह उसे अपनी नानी को वापस नहीं करने वाला था। लेकिन दुकान वाला उस हेयर पिन को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं थी। सांग-हो उसके बाद निराश होकर अपने घर वापस आने लगता है, लेकिन वह गांव इतना दूर आ गया था कि उसे वापस जाने का रास्ता समझ नहीं आता। वो रास्ता भटक गया था और वह जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे रोते हुए देखता है जो उसी के गांव के पास रहता था। वह सांग-हो को अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके गांव तक छोड़ आता है। सांग-हो रास्ते में ही खड़ा था कि तभी वह देखता है कि उसकी नानी उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे देखते ही आगे जाने लगती है। सांग-हो उनसे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, और यह सुनते ही वह वापस अपने घर जाने लगती हैं। सांग-हो भी उनके साथ साथ चलने लगता है। अगले दिन उसकी नानी उसके कपड़े धोकर सुखाने के लिए धूप में फैला देती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है और वो कपड़े भीगने लगते हैं। सांग-हो पहले तो उन्हें नीचे उतार लेता है और जब दोबारा से धूप निकलती है तो वह अपने कपड़ों पर दो कपड़े रोकने वाली क्लिप लगाता है, लेकिन अपनी नानी के कपड़ों पर एक भी क्लिप नहीं लगाता। लेकिन उसे महसूस होता है कि इससे शायद उनके कपड़े हवा में उड़ जाएंगे, और उसकी नानी के पास पहनने के लिए और कपड़े नहीं थे, इसीलिए वह उस पर भी एक क्लिप लगा देता है। उसकी नानी उससे पूछती है कि तुम खाने में क्या खाओगे, जिस पर वो उन्हें पिज्जा बर्गर लाने को कहता है, लेकिन नानी माँ को शहर के खाने के बारे में जानकारी नहीं थी। सांग-हो उन्हें पिज्जा बर्गर की फोटो दिखाता है पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आखिर में उन्हें मुर्गे की आवाज निकालकर उन्हें फ्राइड चिकन आने को कहता है। तो उसकी नानी तुरंत ही कुछ खरबूजे लेकर शहर की ओर निकल जाती हैं, क्योंकि उसे बेचकर ही उसके लिए चिकन लाने वाली थी। जब नानी माँ बाजार घर से वापस आती हैं तो जोर की बारिश हो रही थी और वह पूरी भीग गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वह किसी तरह उसके लिए चिकन बनाती है। सांग-हो इंतजार करते करते सो गया था। नानी उसे उठाती हैं और उसे कहती है कि उन्होंने उसका मनपसंद खाना बनाया है। उन्हें लगा कि यह शाम को बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसे रेस्टोरेंट वाला फ्राइड चिकन चाहिए था, ना कि उबला हुआ मांस का टुकड़ा। वह उसे देखते ही खाने से मना कर देता है और जोरों से रोने लगता है। उसकी नानी उदास हो जाती है क्योंकि उसके पोते को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। इसी तरह शाम से सुबह हो जाती है। सांग-हो को बहुत भूख लगी थी। वह अपनी नानी के बनाए हुए चिकन को बहुत चाव से खाने लगता है। वह देखता है कि उसकी नानी लेटी हुई है। दरअसल उन्होंने भी कल रात को खाना नहीं खाया था। जब वह उनके पास आता है तो उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था, क्योंकि बाजार से वापस आते वक्त वह बारिश में भीग गई थी। उनके सिर पर एक पट्टी रखता है ताकि उनका बुखार जल्दी से उतर जाए, और उन्हें कल रात का खाना गर्म करके देता है। वह देखता है कि उसकी नानी ने अपने सिर में उस हेयर पिन की जगह एक चम्मच को मोड़कर अपने बालों में लगा लिया था। ये देखकर सांग-हो उनकी हेयर पिन वापस कर देता है। इसके बाद वह गांव के नीचे एक मैदान में आता है, जहां पर एक लड़की खाने के पैकेट को इकट्ठा करके घर घर वाला खेल खेल रही थी। वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगले दिन वह और उसकी नानी बाजार जाते हैं, क्योंकि नानी अपने घर में बनाए हुए खरबूजे को बाजार में बेचकर थोड़े पैसे कमाया करती थी। उस दिन वो काफी देर तक बाजार जाने वाली बस का इंतजार करते हैं, लेकिन वह बस नहीं आती है और उन्हें पैदल ही वहां तक जाना पड़ता है। तो उसकी नानी बाजार में खरबूजे को बेचने लगती है। सांग-हो दीवार के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था, और यह अपने आप में दिल को छू लेने वाला दृश्य था। तो उसकी नानी सारे खरबूजे को नहीं भेज पाते, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे बटोर लिए थे। वह सांग-हो को नए जूते दिलवाती हैं और एक अच्छे होटल में उसका मनपसंद खाना भी दिलवाती हैं, लेकिन वह खुद पैसे बचाने के लिए सिर्फ पानी पी रही थी। वहां पर सांग-हो एक दुकान देखता है जहां पर हर तरह की बैटरी से मिलती थी, और उसे पता था कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इसीलिए वह जिद नहीं करता। इसके बाद वह दोनों अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। नानी माँ को घर जाने वाली बस नहीं मिल रही थी, लेकिन बस का कंडक्टर उन्हें आवाज लगाता है और सही बस पकड़ने में उनकी मदद करता है। वह नानी माँ को बताता है कि उसकी एक दोस्त के पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसीलिए वह एक बार जाकर उनसे मिल आए। नानी अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, इसीलिए वो सांग-हो से इशारों में पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। वह एक लड़की को चोको-पाई खाते हुए देखता है और उसे भी वही खाना था। नानी माँ उस लड़की के फेंके हुए चोको-पाई के रैपर को उठा लेती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें दुकान पर जाकर क्या कहना है। वह अपने दोस्त के पास आती है और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। वह बूढ़ी औरत अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहती थी। नानी माँ उन्हें वह रैपर दिखाती है और वह उनके लिए 6 चोको-पाई पैक कर देती है। बदले में नानी उन्हें कुछ पैसे देती है, लेकिन वह औरत पैसे लेने से मना कर देती है, पर बदले में नानी उसे कुछ खरबूजे दे दी है। वह औरत उन्हें कहती है कि कभी मौका मिले तो दोबारा मिलने आ जाए, इससे पहले कि हम दोनों में से कोई पहले मर जाए। ये सुनकर नानी थोड़ा मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। वो जब बस में दोबारा आती है तो हम देखते हैं कि सांग-हो उसी गांव की लड़की के साथ बैठा था। वह अपनी नानी से कहना है कि वह अकेले ही जाएगा, इसीलिए उनके साथ ना आए। तो उसकी नानी बस के बाहर ही खड़ी थी। वह सांग-हो से कहती है कि वह अपने साथ बचे हुए खरबूजे ले जाए, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन सांग-हो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इतनी देर में वह बस चल पड़ती है और नानी माँ पीछे ही रह जाती हैं। सांग-हो उस लड़की के साथ बैठा तो था, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, बल्कि वह तो अपने दोस्त से बात कर रही थी। सांग-हो अपने घर पहुंच गया था। वह अपनी नानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आती। वह बस स्टैंड पर जाता है। वह कई बसें आती जाती हैं, पर किसी ने भी उसकी नानी नहीं थी।
लेकिन कुछ देर बाद हम उन्हें पैदल आता हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके गांव आने वाली वह आखिरी बस थी, जो सांग-हू की वजह से उनसे छूट गई थी। वो कई किलोमीटर उस बोझ को अकेले ही उठाकर ला रही थी, जिसे सांग-हू अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। वह तुरंत ही उनके थैले को उठा लेता है। अगले दिन वह दोबारा से उस लड़की के साथ खेलने जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। वह उसके दोस्त को देखता है जिसके सिर पर लकड़ी का गट्ठा था। सांग-हू उसे कहता है कि जोर से भागो, तुम्हारे पीछे एक गाय तुम्हें मारने के लिए आ रही है। ये सुनकर वह लड़का जोर से भागता है, पर आगे जाकर वह गिर जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। उसे सांग-हू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सांग-हू वहां से भाग जाता है। उसे आगे जाकर वही लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि वह उसे ही ढूंढ रही थी। ये सुनकर वह बहुत खुश होता है, और इसके बाद वह पूरे दिन सिर्फ मुस्कुराता ही रहता था। वह देखता है कि उसके बाल बड़े हो गए थे। बड़े बाल उसे पसंद नहीं थे। वह अपनी नानी से कहते हैं कि वह उसके बाल थोड़े से छोटे कर दे। नानी माँ उसके बालों को काटना शुरू कर दी है, लेकिन धीरे धीरे सांग-हू को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी नानी उसे उठाती हैं, और वह देखता है कि उसकी नानी ने आगे के बालों को बहुत छोटा कर दिया था, जो देखने में काफी बुरा लग रहा था। वह जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि अब वह ऐसा चेहरा लेकर उस लड़की से नहीं मिल पाएगा। वो अपने सिर को कपड़े से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन नानी उसी कपड़े में अपना सामान रख दी थी। वो दोनों एक बीमार आदमी के पास आते हैं। ये वही आदमी था जिसने सांग-हू के खो जाने पर उसे घर तक पहुंचाया था। वह आदमी कहता है कि अब उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ अपने आसपास के लोगों को तकलीफ दे रहा है। नानी उन्हें हौसला रखने को कहती है और उन्हें कुछ खाने का सामान देती हैं, और उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती है। सांग-हू अपने सारे खिलौने इकट्ठा करके बाजार जाता है। उसकी नानी उसे लिफाफे में उसका वीडियो गेम देती है, लेकिन वह उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। पर फिर भी नानी को उसके बैग में रख देती हैं। वह अपने सारे खिलौने बेचकर एक बड़ा सफेद रंग का भालू लाता है। घर आते वक्त जब वह रास्ते में एक ढलान देखता है तो अपनी हाथ गाड़ी से वह फिसलकर नीचे आने की, लेकिन ये खेल उसे बहुत भारी पड़ता है। वह गिर जाता है और उसके पैर छिल जाते हैं, और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। जब वह रास्ते में था तो उसके पीछे एक गाय भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे बचा लेता है जिसे पिछली बार उसने परेशान किया था। सांग-हू को जो वीडियो गेम उसकी दादी ने दिया था, जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर कुछ पैसे थे ताकि वह वीडियो गेम की बैटरी खरीद सके। उसे देखकर सांग-हू बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। वह अपने घर जाने लगता है, और जब वह अपनी नानी को देखता है जो उसका ही इंतजार कर रही थी, उन्हें देखकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और उनके पास जाकर रोने लगता है। अब सांग-हू भी अपनी नानी को पसंद करने लगा था। नानी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था, और उसमें लिखा था कि कुछ ही दिनों में मुंह से लेने के लिए आने वाली है। सांग-हू अपनी नानी को लिखना सिखाता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। वह लिखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह लिख नहीं पाती। सांग-हू ये सोचकर रोने लगता है कि अगर वह कभी बीमार हुई तो उसे कैसे पता चलेगा। वह उन्हें कहता है कि अगर वह खाली पन्ना भी उन्हें भेज देंगी तो वह समझ जाएगा और तुरंत ही उनके पास आ जाएगा। तो उस रात सांग-हू सोता नहीं। वह पोस्ट कार्ड पर कुछ मैसेज लिखता है ताकि जब भी वह बीमार हो जाए तो उसकी दादी सिर्फ उन कार्ड को भेजकर उसे बता सके। अगली सुबह उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है। वह नानी माँ को अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं, और उन्हें कहती है कि अगली बार वह आएगी तो उनके लिए गर्म कपड़े भी लाएंगे। वह सांग-हू से कहती है कि क्या तुम अपनी नानी माँ से कुछ कहना चाहोगे, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वह जाते जाते उन्हें वह कार्ड दे देता है। तो उसकी नानी उसे खिड़की के शीशे से हाथ मारकर उसे बुलाती है, लेकिन सांग-हू उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसकी नानी उसे याद करके परेशान हो। लेकिन जैसे ही बस जाने लगती है, वह तुरंत ही पीछे की ओर भागकर उन्हें अपना हाथ फेरकर इशारा करता है। वह कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सांग-हू वह भी अपनी नानी से प्यार करने लग गया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। वह कुछ बोल ही सकती थी, लेकिन उनका प्यार उनके कामों में झलकता था। उन्होंने कभी भी सांग-हू को परेशानी में नहीं आने दिया। दादी माँ इसके बाद अकेले ही अपने घर तक जाती हैं, और अब उन्हें सांग-हू के दोबारा आने तक इसी तरह अकेले अपना जीवन बिताना था। और हमें इस कहानी के अंत तक ये पता नहीं चल पाया कि नानी अपने हाथों को फिर कर क्या कहना चाहती थी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। यह मूवी सन 2002 में रिलीज हुई थी, और यह अपने समय की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। साउथ कोरिया में इसे ग्रैंड बेला अवार्ड से नवाजा गया, जिसकी मान्यता साउथ कोरिया में ऑस्कर के बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।